हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू मैथमेटिक्स सेशन में। और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का चैप्टर समांतर श्रेणी का पार्ट 2। पहले सेशन में हमने एक्सरसाइज 5.1 और जो उसके उदाहरण है वो सभी कर लिए थे। और आज जो है हम इसके दूसरे पार्ट में इसका एनवां पद पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी का एनवां पद होता क्या है। तो यहाँ तक की बातें हमें पिछले सेशन में पता चल चुकी थी कि जो एपी का प्रथम पद होता है उसे हम ए या ए1 से डिनोट करते हैं, और जो हमारा सारवंतर डी होता है उसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटाकर ज्ञात कर लेते हैं। यानी हम दूसरे पद में से पहला पद घटाकर इसे ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप था वो भी हमने यहाँ पर देख लिया था कि जो व्यापक रूप होता है वो हमारा क्या होता है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारी जो होती है एपी श्रेणी का व्यापक रूप होता है। इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें पढ़ना है एनवां पद, और एनवां पद किस प्रकार से यहाँ होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो दूसरे पद को हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते हैं ए प्लस का डी, और इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2 - 1 इंटू डी, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा ए प्लस का डी। आगे हम बात करें तो हम तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, तीसरे पद को लिख सकते हैं ए प्लस का 2d, जिसे हम ए प्लस 3 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं। और यानी इसको भी हम सॉल्व करें तो हमारे पास ए प्लस का 2d आ जाएगा। इसी प्रकार हम जब एनवां पद निकालें तो एनवां पद हमारा क्या होगा, यहाँ पर a3 था तो हम यहाँ पर एनवां पद निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, an होगा बराबर ए एज इट इज रहेगा प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। जब हमारे पास एनवां पद आ जाएगा तो हम यहाँ से क्या हटा सकते हैं, n-1 हटा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम आपके पास कोई भी एक श्रेणी लें और उसमें हम n पदों की संख्या ज्ञात करें। n पद होते क्या हैं आखिर, तो किसी भी श्रेणी में कितने पद हैं वो ज्ञात करने के लिए हम n पदों यानी n पद के सूत्र की क्या लेते हैं, मदद लेते हैं। किस श्रेणी में कितने पद हैं उनको ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले की मदद लेते हैं। और जो हमारे n पद होते हैं वही होते हैं कि उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। n पदों की संख्या मतलब उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, वहीं क्या होती है, हमारे उस श्रेणी में टोटल पदों की संख्या होती है। तो इस सूत्र की मदद से हम किसी भी श्रेणी में कितने पद हैं वो ज्ञात कर सकते हैं, और यही जो है समांतर श्रेणी का एनवां पद है। आपको इस एक्सरसाइज में एनवां पद ही पढ़ना है 5.2 में। तो हम इसके किसी एक उदाहरण को लेते हैं और उसमें कितने पद हैं किसी भी श्रेणी में वो हम देखते हैं। तो बच्चों यदि हम यहाँ पर एक उदाहरण लें और हमने माना कि यहाँ पर हमें जो एपी दी गई है वो दी गई 2,4,6 डॉट डॉट डॉट, इसका जो अंतिम पद है वो कितना है, 40 है। तो इसमें जो है हमें कितने पद हैं इस श्रेणी में, टोटल कितने पद हैं, यहाँ पर जो डॉट डॉट है इनके बीच में कितने पद हैं वो हम इस सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो लिख लेंगे। ए बराबर हमें 2 दिया गया है प्रथम पद, डी हम ज्ञात कर लेंगे, 4 में से 2 घट जाएगा हमारे पास तो हमारे पास आ जाएगा 2। और जो हमारा लास्ट पद होगा उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, ए एन से व्यक्त करते हैं। क्या किससे व्यक्त करते हैं, ए एन से। लास्ट पद कितना हमारा 40, तो इसे ए एन बराबर हमने 40 लिख दिया है। अब हम इस सूत्र को लगाएंगे ए एन प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन का जो मान है वो है 40 बराबर 2 प्लस n - 1 इंटू डी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 40 बराबर 2, और इससे 2 का कर देंगे इसमें गुणा तो 2n, और यहाँ पर माइनस का 2, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 40 बराबर आ जाएगा 2n। अब हम क्या करेंगे, इस 2n को इस साइड लिख लेंगे और 40 को इस साइड लिख लेंगे, इससे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को कर देंगे 40 के बटे में, क्योंकि हमारी जो गुणा की संख्या जाती है वो कहाँ जाती है, भाग में। अब 2 से कैंसिल होगा तो n बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 20। यानी इस श्रेणी में कुल कितने टोटल पद हैं, 20 पद हैं। कितने पद हैं, 20 पद हैं। तो यही होता है हमारा किसी भी एपी श्रेणी का एनवां पद कि उस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं। तो हम आपको अब जो किताब में परिभाषा दी गई उसके अनुसार भी समझा देते हैं। तो इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, एपी का एनवां पद पढ़ना है। और हमने ये सब देख लिया है कि दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का डी, और इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2 - 1 इंटू डी। तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। चौथे पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4 - 1 इंटू डी। तो इसी प्रकार हम एन पदों की संख्या को भी क्या लिख सकते हैं, इसी प्रतिरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी है। अतः प्रथम पद ए और सारवंतर डी वाली एक एपी का एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी द्वारा प्राप्त होता है। ए एन को एपी का व्यापक पद यानी जनरल टर्म कहते हैं। जो हमारा ए एन होता है वो क्या होता है, एपी का व्यापक टर्म कहलाता है, यानी व्यापक पद कहलाता है भी कहते हैं। यदि एपी में m पद हैं
तो ए एम इसके अंतिम पद को क्या करता है, निरूपित करता है, जिसे कभी कभी हम एल द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो था वो हमारा थ्योरिकल बता दिया गया है कि परिभाषा के अनुसार आपको यहाँ पर समझा दिया गया। अब इसके उदाहरणों की बात करते हैं प्यारे बच्चों, और उदाहरणों को करेंगे तो आपको बात और अच्छे से समझ में आएगी कि किस प्रकार से सवालों को करना है और एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 दिया गया है हमें, एक एपी श्रेणी दी गई है 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ए और डी के मान निकाल कर सीधा A10 बराबर आप इसका मान निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ सूत्र की मदद से निकालना है। किसकी मदद से निकालना है, सूत्र की मदद से। तो चलिए हम इसका उदाहरण नंबर 3 करते हैं और बाकी के उदाहरणों को भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर यानी जो उदाहरण हमारा तीसरा वो क्या है, 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये बच्चों इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने ये वीडियो पहले ही शूट कर दी थी जो कि डिलीट हो चुकी है, तो हम इसको फिर से शूट कर रहे हैं। इसलिए जो है हमारे सवाल लगे हुए हैं, हम आपको बिल्कुल जैसा हमने किया था वैसे ही हम आपको A to Z चीज़ें को समझा दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो A का मान होगा वो क्या होगा, 2 होगा, और D का जो मान होगा वो क्या होगा, हमारा अगले पद में से पिछला वाला पद घटाएंगे, यानी 7 माइनस का 2 होगा, तो हमारे पास D का मान जो होगा 5 आ जाएगा। और 10वां पद यानी यहाँ पर हमें पहले से डिफाइन किया गया है कि हमें कितने पद ज्ञात करने, तो हमें 10वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान हमारे पास कितना होगा, 10 होगा। और an का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है कि 10वां पद है क्या। तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर an का मान हमारा A10 बराबर a का मान हमारे पास 2 है, प्लस n का मान हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास क्या है, 5 है। तो A10 बराबर क्या होगा, 2 प्लस यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू 5, तो यहाँ पर 9 पाना 45 प्लस 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47। कितना हो जाएगा, 47। तो ये हमने सूत्र के अनुसार किया है। आप चाहो तो यहाँ पर A10 बराबर a प्लस 9d से भी क्या कर सकते हो, इसको ज्ञात कर सकते हो। ए का मान हमारे पास कितना है, 2 है, और हमारे पास 9 इंटू डी का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पर 2 प्लस 9 पाना 45, तो इसके अनुसार भी हमारा कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस सूत्र को ऐसी जगह भी इस्तेमाल करना है जहाँ पर ये काम नहीं करेगा, इसलिए हम शुरुआत से इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए इसका उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। इसकी उदाहरण नंबर 4 है क्या। स्टूडेंट्स, चौथा सवाल है हमारे पास, AP 21,18,15 का कौन सा भाग -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर एक AP दी गई है, और प्यारे बच्चों जब भी कौन सा या कोई भी पद आए तो उसके आगे जो मान होगा वो हमेशा an का होगा। किसका मान होगा, an का। जब भी आपको यहाँ पर बताया जाए कि कौन सा पद -81 है या 301 है या कोई भी एटसेट्रा कोई भी मान हो, यहाँ पर आगे यदि कौन सा पद है तो वहाँ पर कौन सा मान किसका मान होगा, an का। यदि आपको nवां पद दिया यानी ज्ञात करना होता है तो वहाँ पर हमें क्या दिया जाता है, का 10वां बा, यानी यहाँ पर n का मान दिया गया है, बा साथ में लगा हो तो n का मान दिया जाता है, और यदि कौन सा आगे है तो वहाँ पर an का मान दिया जाता है। तो यहाँ पर n का मान होगा और यहाँ पर an का मान होगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा पद होगा, श्रेणी का लास्ट पद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कौन सा पद -81 होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 4 में हमें एक AP श्रेणी दी गई थी 21,18,15 डॉट डॉट इस प्रकार से। तो वहाँ पर वो बोल रहा था कि कौन सा पद -81 है। तो यहाँ पर an का मान हमने -81 रखा, और यहाँ पर a का मान हमारे पास 21, यानी प्रथम पद कितना होगा, 31 होगा। d का मान याद करेंगे तो हम क्या करेंगे, 18 में से 21 को घटा देंगे, यानी A2 में से A1 को घटा देंगे, तो हमारे पास जो d का मान आएगा वो कितना आएगा, -3। और हमें यहाँ पर कौन सा पद -81 होगा, यानी n का मान वहाँ पर ज्ञात करना। हम इस सूत्र को लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर सभी मानों को पुट कर देंगे। तो an का मान हमारे पास क्या है, -81 बराबर a का मान हमारे पास क्या है, 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास क्या है, -3। आगे बढ़ेंगे तो -81 बराबर 21। अब -3 का कर देंगे हम इन दोनों में क्या, गुणा। तो माइनस और ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस, और 3 का होगा n से तो कितना आ जाएगा, 3n, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 3 का होगा 1 से तो कितना आ जाएगा, 3। तो आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। माइनस का 3n बराबर में माइनस का 81 है।
अब हम इस 24 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो -81 माइनस का हो जाएगा 24 बराबर में कितना है माइनस का 3n। अब हम क्या करेंगे माइनस माइनस को जोड़ देंगे तो माइनस का 105 यानी 105 हो जाएगा बराबर में 3n। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और अब जो हमारा 3 होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा भाग में, क्योंकि गुणा की संख्या कहाँ जाती है भाग में। और 3 से कर देंगे इसे कैंसिल तो 3 का 9 और 1 बचेगा और 3 5 15 यानी 35। तो जो है nवां पद हमारा कितना होगा माइनस का 81 होगा। तो दूसरी कंडीशन इसमें दी गई थी कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो हमें ये भी ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में जो हमारा an का मान होगा वो क्या हो जाएगा 0। an का मान क्या हो जाएगा 0 तथा हमारे a और d के मान ज्यों के त्यों रहेंगे। तो अब हम इसे भी ज्ञात करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं वही वाला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an का मान 0 होगा बराबर a यानी 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3। 0 हमारा रहेगा बराबर 21। अब -3 का होगा n से तो माइनस का 3n और माइनस माइनस यानी प्लस का 3। इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस का 24 माइनस का 3n बराबर में 0 है ही। इसको करेंगे पक्षांतर तो माइनस का 24 बराबर माइनस का 3n। तो माइनस से माइनस हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे और 3 जो है गुणा की संख्या पहुंचेगी भाग में तो 3 से कर देंगे इसे कैंसिल तो n का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 8। तो इस प्रकार से हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो भी समाप्त होता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बच्चों एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको इन सवालों को प्रैक्टिस के तौर पर आसानी से करते जाना है। चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। और उदाहरण नंबर जो 5 दिया गया है वो दिया गया है कि वह AP निर्धारित कीजिए, यानी वह एक ABCD बनाइए जिसका तीसरा पद 5 हो और सातवां पद 9 हो। तो यहाँ पर हमें A और D के मान विलोपन विधि से ज्ञात कर लेने हैं और क्या कर देना है एक ABCD को निर्माण कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें यदि प्रथम पद A और सारबंधर D प्राप्त है तो हम एक ABCD का क्या कर सकते हैं निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए इस उदाहरण को किस प्रकार करना है हम देखते हैं। उदाहरण नंबर तीसरा है, उदाहरण नंबर कौन सा है 5वां है और दिया गया है हमें कि जो हमारा तीसरा पद है वो कितना है 5 है। तो हम यानी तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस का 2d बराबर 5 ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। और हमें जो सातवां पद दिया गया है वो कितना दिया गया है सातवां पद दिया गया है हमें 9। तो हम a7 बराबर क्या लिख सकते हैं 9। तो a7 को लिख सकते हैं हम क्या a प्लस का 6d बराबर में 9, इसे लिखते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इसे विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर देंगे घटा देंगे। और जब घटाते हैं तो आपको पता है कि विलोपन विधि में जब हम घटाते हैं तो इनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का इसलिए माइनस, ये प्लस का इसलिए ये माइनस और ये प्लस का इसलिए ये माइनस। यहाँ से माइनस प्लस होगा तो ये कैंसिल होगा। माइनस का 6d और प्लस का 2d यानी माइनस का बचेगा 4d बराबर माइनस का आ जाएगा 4। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे और 4/4 तो d का मान मिल जाएगा हमें 1। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं हम, अब d का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। जब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा a का मान मिल जाएगा। अब जो है हम यहाँ पर रखा हमने समीकरण नंबर 1 में d का मान, तो a प्लस का 2d बराबर 5। तो a प्लस 2 गुणा d का मान 1 बराबर में 5, तो a प्लस 2 बराबर 5, a बराबर 5, 2 की अपक्षांतर तो माइनस का 2 और बचेगा हमारा कितना 3। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है प्रथम पद और सारबंधर d। अब जो है हम एक समांतर श्रेणी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। दूसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरे पद के लिए क्या कर देंगे हम पहले पद में सारबंधर d जोड़ देंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। अब तीसरा पद ज्ञात करना है तो हम दूसरे पद में सारबंधर d जोड़ देंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। चौथा पद ज्ञात करना है तो हम तीसरे पद में सारबंधर d जोड़ देंगे तो हमें चौथा पद मिल जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा पद मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक ABCD क्या कर ली है ज्ञात कर ली है। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट तो देखते हैं। और अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और क्यों। तो हमें ये ज्ञात करना है कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद 301 है, तो हमें वो ज्ञात करना है। तो कोई पद या कौन सा पद, तो हमने बताया कि वो किसका मान होगा हमारा an का मान होगा। किसका मान होगा an का। तो इस उदाहरण को करते हैं। उदाहरण नंबर 6 दिया गया है, तो हम इस समांतर श्रेणी से जो है a और d और an के मान यहाँ पर लिख लेंगे। a जो हमें प्रथम पद है वो कितना दिया गया है 5, और जो हमारा d है तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। और हमारे पास जो an यानी है वो कितना है 301।
हमें एन का मान ज्ञात करना है कि कौन पद इसका 301 है। तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमारे पास 301 है, ए का मान हमारे पास 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास 6 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 301 बराबर 5 प्लस 6 का होगा एन से गुणा तो 6n माइनस 6 बराबर में हमारा 301 बराबर, यहाँ से हम क्या करेंगे 6n एज इट इज रहेंगे और 5 हमारे प्लस का है, 6 माइनस का है, तो यहाँ पर हमारा घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 1। आगे करेंगे हम तो आगे लिख सकते हैं हम 301 और इसको 1 को किया पक्षांतर तो प्लस का 1 बराबर में 6n। आगे करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 302 बराबर 6n, 6 को कर देंगे पक्षांतर तो हमारे पास आ जाएगा 302/6n। यानी यहाँ पर ए बी सी डी का ऐसा कोई भी पद नहीं है जो हमारा कितना होगा 301 होगा। ए बी सी डी का ऐसा कोई भी पद नहीं है जो क्या होगा 301 होगा। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि अतः 301 ए पी का कोई भी पद नहीं होगा, क्योंकि एन हमेशा धन पूर्णांक होता है। जो हमारा एन होता है यानी जो हमारे पदों की संख्या होती है वो हमेशा आपको धन पूर्णांक के संख्या मिलेगी, आपको कभी भी बटे के रूप में या फिर ऋणात्मक कभी भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एनवा पद यानी एनवा पद है यानी कोई भी इसका पद 301 नहीं होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको इस प्रकार के सवाल एक्सरसाइज में भी मिलने वाले हैं। उदाहरण नंबर 7 को करते हैं। उदाहरण नंबर 7 जो है वो क्या है हमारे पास, उदाहरण नंबर 7 है स्टूडेंट 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य हो। अर्थात हमें 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएँ ज्ञात करनी है जो 3 से क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, 3 से कट रही हूँ। ऐसी संख्याएं 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं जो 3 से क्या हो विभाज्य हो। अब आपको यही पता होना चाहिए कि 2 अंकों वाली संख्याएं जो होती हैं वो 10 से शुरू होती है। कितने से शुरू होती हैं 10 से, और जो ख़त्म होती है वो कितने पे होती हैं 99 पर। तो हमें इन दोनों संख्याओं के बीच एक ऐसी ABCD बनानी है जो किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। तो आपको पता है कि जो 10 है वो 3 से विभाजित नहीं होगा और 11 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, 12 जो होगा वो 3 से विभाजित होगा। तो हमारा जो प्रथम पद रहेगा वो कितना रहेगा 12 रहेगा। कितना रहेगा 12 रहेगा। तथा हम इसमें 3 जोड़ते हुए अगला पद लिख सकते हैं। 12 में हम 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 और लास्ट में पद जो होगा वो कितना होगा 99, क्योंकि जो 99 है वो भी 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम ए डी तथा ए एन के मान यहाँ पर रख यानी ले लेते हैं और इसी सूत्र को हम रख सकते हैं। तो ए एन का मान 99 बराबर ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आगे हल करेंगे तो 99 बराबर 12 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 3 का होगा एन में गुणा तो 3n माइनस का n। 99 बराबर इन दोनों को हम क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है तो प्लस का 9 बचेगा, प्लस का 3n। 9 को कर देंगे पक्षांतर तो 99 में से 9 जाएगा 90 बराबर में 3n। 3 को कर देंगे पक्षांतर तो गुणा की संख्या पहुंच जाएगी भाग में और इसको हम कैंसिल कर देंगे तो n का मान आएगा हमारे पास 30। अतः n बराबर 30 ऐसे अंक हैं जो क्या हो 3 से विभाजित होते हैं। मतलब हमारे 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं उसमें ऐसी 30 संख्या हैं जो 3 से क्या हो रही हैं विभाजित हो रही हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं में ऐसी 30 संख्याएं हैं जो किससे कट रही हो यानी किससे कटती हैं 3 से कटती हैं। तो ये सवाल जो है बहुत ही आसान था और इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है और दैनिक जीवन में भी आपको बहुत काम देते हैं ये सवाल। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 दिया गया पहले बच्चों AP 10,7,4 डॉट 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 -62 का अंतिम पद यानी प्रथम पद की ओर यानी इस साइड से इस साइड की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब जो है अभी तक जो हम श्रेणियों में करते आ रहे थे वो क्या करते आ रहे थे कि इस साइड से हम पदों को ज्ञात करते आ रहे थे। लेफ्ट टू राइट पदों को हमने अभी तक ज्ञात किया है। अभी तक हमने 10वां पद जो है लेफ्ट टू राइट किया था, यानी जो ABCD दी जाती है उसकी शुरुआत से ही हम पदों को ज्ञात करते हैं। लेकिन हमें इसमें दिया गया है कि अंतिम पद से, मतलब अंतिम पद हमारा 62 है तो इसको जो है इस साइड से इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों को करने की निम्न 2 विधियाँ होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं वो हम आपको बताते हैं। तो पहली तो होती है कि इस श्रेणी को ही उल्टा लिख दीजिए, फिर इस साइड से जो पद होता है तो फिर इस साइड से जैसे हम पदों को ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से आप पदों को ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। पहली मेथड क्या है, पहली मेथड है कि आप इस श्रेणी को ही उल्टा कर दीजिए। इस श्रेणी को उल्टा करके ए
और डी के मान ज्ञात कर लीजिएगा और फिर क्या कर दीजिएगा 11वां पद ज्ञात कर लीजिएगा। या फिर आप इसी प्रकार से यानी इसी श्रेणी को ऐसे ही लिखकर 11वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं हम चलिए इसके दोनों विधियों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो पहली मेथड होती है वो होती है AP बराबर हमें ये श्रेणी दी गई है 10,7,4 डॉट 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 हमारा माइनस का 62। तो ये हमारा लास्ट पद है यानी -62 किसका मान होगा हमारा AN का मान होगा। और जो हमें यहाँ पर प्रथम पद दिया गया वो 10 है और इसका हम अंतर निकालेंगे यानी 7 में से 10 जाएगा तो कितना निकलेगा -3। अब ए मान जो है हम इस सूत्र में रख देंगे। तो हमें ये सूत्र AN बराबर A + n-1 इंटू डी। AN का मान हमारे पास -62 है बराबर ए का मान हमारे पास 10 + n-1 इंटू डी यानी -3। n का मान हमें पता नहीं है, वही हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर -62 बराबर 10 प्लस इस -3 का इसमें गुणा करेंगे तो -3n + 3 तो -62n -62 बराबर 10 और इस -3n प्लस का 3 इसको तक को ओपन कर देंगे। तो -62 बराबर 10 3 13 माइनस का 3n और इस 13 को कर देंगे पक्षांतर तो -62 - 13 बराबर -3n। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -75 बनेगा बराबर है -3n। माइनस से माइनस कैंसिल किया तो हमारा आएगा 75 बराबर 3n। 3 को कर देंगे पक्षांतर तो 75/3 बराबर में n और 3 से हम कैंसिल कर देंगे तो 25 बराबर क्या मिल जाएगा हमें n मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि हम फर्स्ट मेथड से जाते हैं तो सबसे पहले हमें इस श्रेणी में पदों की संख्या को ज्ञात करना होगा कि इसमें कुल कितने पद हैं और हमारे पास जितने भी पद होंगे उसका एक अधिक करके क्या करके एक अधिक करके जो पद हमें ज्ञात करना है, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां पद ज्ञात करना है। तो हम 25 का एक अधिक कर देंगे यानी 26 और जो पद ज्ञात करना है उसको क्या कर देंगे घटा देंगे यानी 25 की जगह 26 में से हम 11 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 और जो 15वां पद होगा वो हम लेफ्ट से क्या कर देंगे ज्ञात कर देंगे जिस प्रकार से हम अभी तक करते आ रहे थे। यानी हम लेफ्ट तरफ से 15वां पद ज्ञात करेंगे तो वो इस राइट तरफ से कौन सा पद होगा 11वां पद होगा। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं नोट में कि जब भी अंतिम पद से कोई भी पद ज्ञात करते हैं तो कुल पदों की संख्या के एक अधिक में से उस पद को घटा देते हैं। मतलब हमारे पास यदि 25 पद हैं तो उसका क्या करेंगे हम कुल पदों की संख्या का एक अधिक यानी 25 का 26 करेंगे और उस पद को घटा देंगे यानी जो पद हमें ज्ञात करना है। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां पद ज्ञात करना है। तो हमने 26 में से 11 को घटाया तो हमारे पास आ गया 15 और इस 15वें पद को और प्यारे बच्चों इस 15वें पद को हम इसी साइड से क्या कर देंगे ज्ञात कर देंगे। तो हमारे पास जो इस साइड से 11वां पद चाहिए वही हमारे पास इस साइड से कौन सा पद आएगा 15वां पद आ जाएगा। तो यहाँ से हमने A15 बराबर A + के 14D और यहाँ पर A का मान 10 है प्लस 14 इंटू D का मान हमारे पास -3 था तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर होगा 14 × 42 तो माइनस का आएगा हमारे पास 42 माइनस का 42 है प्लस का 10 है तो हमारा जो 15वां पद आएगा वो आएगा -32। तो फर्स्ट मेथड ये थी कि इस प्रकार से हमें क्या करना है, सबसे पहले श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है, फिर उसका एक अधिक करके जो पद हमें ज्ञात करना है उसको घटा देंगे और फिर जो हमारे पास आएगा उसको हम लेफ्ट तरफ से ही क्या कर देंगे ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास वो यानी अंत पद ही कहलाएगा। तो ये हमारा जो है 11वां पद ही कहलाएगा। ये हमारी फर्स्ट मेथड थी। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है कि हम श्रेणी को उल्टा कर दें। क्या कर दें श्रेणी को इनवर्स रूप में लिख दें और फिर वहाँ से AD और AN का मान निकाल लें। तो चलिए हम सेकंड मेथड पर चर्चा करते हैं। सेकंड मेथड में हमने क्या किया कि इस AP श्रेणी को 10,7,4 डॉट डॉट -62 इस श्रेणी को क्या कर दिया उल्टा कर दिया है। तो प्रथम पद हमारा कितना होगा -62 और हम जानते हैं कि इसका सारवंतर जो है -3 है तो यहाँ पर -59 -56 डॉट 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 कितना होगा 10 होगा। अब इस स्थिति में हमारा जो A का मान होगा वो कितना होगा -62 और D का जो मान होगा वो कितना होगा दूसरे पद में से यानी -59 माइनस पहला पद यानी -62 तो यहाँ पर -59 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +62। तो इस स्थिति में जो D का मान होगा वो क्या आ जाएगा +3 और यहाँ पर हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां पद यानी यहाँ पर अब n पदों की संख्या हमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सीधा जो है यानी 11वां पद ज्ञात करना है। तो n का जो मान होगा वो कितना होगा 11 होगा। हमें ज्ञात करना है कि 11वां पद होगा कितना 11वां पद होगा कितना यानी AN। तो AN बराबर हम सूत्र लगाएंगे A + का n-1 इंटू D। तो यहाँ पर AN का मान हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे A यानी A का मान होगा -62 प्लस 11 - 1 इंटू D का मान 3
ए एन बराबर माइनस का 62 प्लस 11 में से एक जाएगा कितना बचेगा 10 गुणा 3। आगे करेंगे तो ए एन बराबर 62 और इसका हो जाएगा गुणा तो 30। अब 62 में से 30 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 32 बचेगा। तो ये मेथड कैसी है, सरल है। आपको इसी मेथड से इस प्रकार के सवालों को करना है, यानी जो हमें समांतर श्रेणी दी जाती है उसी को क्या कर देना है, हमें उल्टा कर देना है और वहीं से हमें ए डी और एन के मानों की सहायता से क्या कर देना है, ए एन यानी बहुपद ज्ञात कर देना है। तो ये जो होती है ये विधि बहुत सरल है, सिंपल है। तो आपको इस प्रकार के सवालों को मैं सजेशन दूंगा कि इस प्रकार के सवालों को आप इसी मेथड से कीजिएगा। और यदि आप प्यारे बच्चों वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस है, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उदाहरण नंबर 9। पहले बच्चों उदाहरण नंबर 9 दिया गया है कि 1000 की धनराशि 8 रुपया वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकल्पित कीजिए। क्या वे ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का उपयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकल्पित कीजिए। तो हमें 1000 रुपये दी गई हैं और वो 8 रुपया वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या वे एक एबीसीडी बनाते हैं? यदि बनाते हैं तो अगले 30 वर्षों के अंत में ब्याज को परिकल्पित कीजिए, यानी अगले 30 वर्षों का ब्याज 1000 का 8 रुपया वार्षिक की दर पर कितना ब्याज होगा 30 वर्षों का। तो हमें इस सवाल को करना है। सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि क्या यह एक एबीसीडी बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो एक एपी श्रेणी बना सकता है। क्या बना सकता है? एक एपी श्रेणी बना सकता है। लेकिन जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कभी भी एक एपी श्रेणी नहीं बना सकता है, समांतर श्रेणी नहीं बना सकता है, क्योंकि उसका जो ब्याज होता है वो मिश्र धन में ऐड होकर दूसरे वर्ष के लिए एक नया मिश्र धन प्राप्त होता है और तीसरे वर्ष के लिए एक नया मिश्र धन प्राप्त होता है। तो उसका जो ब्याज होता है वो अलग अलग निकलता है। तो इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज एपी श्रेणी नहीं बन सकती है। जो हमारा साधारण ब्याज है वो हमारा एक एपी श्रेणी बना सकता है। तो इस सवाल को हम करते हैं, किस प्रकार से हमें करना है इस सवाल को। उदाहरण नंबर है 9 और यहाँ पर हमें धनराशि कितनी दी गई है 1000 और दर दी गई है हमारे पास 8 रुपया वार्षिक दर। तो यदि हम क्या निकालेंगे, इसका प्रथम वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो जो हमारा साधारण ब्याज का सूत्र होता है, क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है वो होता है हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणा दर यानी रेट और टाइम अपॉन 100। तो ये जो है हम सूत्र लगाते हैं और इसी से हम ब्याज को निकालते हैं। तो 1000 गुणा 8 गुणा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो प्रथम वर्ष के लिए जो ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 80 रुपया। दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज निकलेगा वो क्या निकलेगा 1000 गुणा 8 गुणा 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल करेंगे और 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, तो यहाँ पर 16 रख दिया और ये जीरो एज इट इज उतार दिया है। तो दूसरे वर्ष के लिए क्या निकलेगा 160। तीसरे वर्ष के लिए क्या निकलेगा 1000 गुणा 8 गुणा 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर दिया, 8 दिया 24, 24 से कम 24 यानी 240। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है एक एबी श्रेणी का निर्माण हो रहा है, अर्थात यह एक एबी श्रेणी निर्माण करता है 80, 160, 260। इसी प्रकार से यदि हम चौथे वर्ष के लिए निकालें, पाँचवें वर्ष के लिए निकालें तो हमारा जो ईपी श्रेणी है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ए बराबर हमें क्या मिला यहाँ पर 80। डी का मान ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर 160 में से 80 को घटाएंगे यानी 80 और एन यानी अगले 30 वर्षों का क्या करना है, हमें ब्याज ज्ञात करना है। इसलिए एन का मान क्या होगा 30 और ए एन का मान हमारे पास क्या है ज्ञात करना है। तो अब हम इसे सूत्र में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम सूत्र क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें ज्ञात करना है बराबर ए का मान हमारे पास 80 है प्लस एन यानी 30 माइनस 1 इंटू डी यानी 80। तो यहाँ पर ए 30 बराबर हम यहाँ पर एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं 30 बराबर में 80 प्लस 30 में से एक जाएगा 29 गुणा 80। तो ए 30 बराबर 80 प्लस और 8 का कर देंगे इसमें गुणा 8 नंबर 72 की 2 हाथ ले 7 और 8 8 दूनी 16, 16 और 7 हो जाएगा 23 और जीरो हमारा बगल में आ जाएगा। तो 2320 में यदि हम 80 जोड़ेंगे तो हमारे पास अगले 30 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा 1000 राशि पर 8 रुपया वार्षिक की दर पर वो कितना आएगा 2400। कितना आएगा अगले 30 वर्षों के लिए 1000 धन राशि का 8 रुपये वार्षिक दर पर 2400 रुपये हो जाएगा 30 वर्षों का। तो इस प्रकार से ये सवाल करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
चलिए हम इसका लास्ट उदाहरण और 10वां उदाहरण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें उदाहरण नंबर 10 दिया गया है। फूलों की एक क्यारी, क्यारी यानी हमारा ये जो खेत है, और ये होती हैं, ये क्या होती हैं, क्यारी होती हैं। इसकी पहली पंक्ति में 23 गुलाब के फूल हैं, यानी इसमें कितने फूल हैं, 23 फूल हैं। दूसरी पंक्ति में कितने फूल हैं, 21 फूल हैं। और तीसरी पंक्ति में कितने फूल हैं, 19 फूल हैं, इत्यादि। यानी इस प्रकार से बहुत सारी क्यारी दी गई हैं। अंतिम पंक्ति में कितने फूल हैं, डॉट डॉट डॉट। जो अंतिम हमारी अंतिम क्यारी होगी, यानी अंतिम पंक्ति होगी, उसमें कितने फूल हैं, 5 गुलाब के फूल हैं। इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं, तो इस हमें पूरे क्यारी में, यानी इस पूरे खेत में हमें ज्ञात करना है कि इसमें कुल कितनी पंक्तियां होंगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बना रही है, एक एपी बन रही है, जिसमें 2 का अंतर है, 23, 21, 19, और डॉट डॉट डॉट। हमारी जो एपी होगी वो कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी। तो यहाँ पर एक एपी बना रही है एक ए, और हम इसे सूत्र के द्वारा हल कर देंगे। तो ये हमारे जो दैनिक जीवन के क्वेश्चन है, आप इनको जो है अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इन सूत्रों का प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनका जो आंसर होगा वो हमारी एक एपीसीडी बना रहा है, 23, 21, 19 डॉट 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 5 करके। तो प्रथम पद 23 होगा, डी कितना होगा हमारे पास, -2 होगा, 21 में से 23 जाएगा यानी -2, और ए एन का मान कितना होगा हमारे पास, 5, यानी ये जो 5 है वो क्या है, अंतिम पंक्ति है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का हमारे पास मान कितना है, 5, बराबर ए का मान 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, -2। तो यहाँ पर हम जो है -2 रख देंगे, और 5 बराबर 23, और इस -2 का होगा गुणा n से, तो यहाँ पर हो जाएगा -2n, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2, बराबर आगे करेंगे तो यहाँ पर 5 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं, तो 23 और 2 25 -2n। आगे करेंगे तो इस 25 को कर देंगे हम 5 के साइड पक्षांतर, तो 5 - 25 बराबर -2n। इनको घटाएंगे तो -20 और बराबर -2n। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, और अगले स्टेप में हम 2 क्या कर देंगे, पक्षांतर, क्योंकि गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, माइनस में। तो 20/2 बराबर में n, और 2 से कर देंगे हम कैंसिल, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10। अतः कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। यानी उस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ होगी, 10 पंक्तियाँ होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये लास्ट उदाहरण सॉल्व होता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए कंटिन्यू, वंदे मातरम।